वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। पाकिस्तान को इकॉनमी के शदीद मसाइल दरपेश हैं, पूछेंगे असद उमर से। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। इलेक्शन कमीशन ने 26 हलकों के नोटिफिकेशन रोक लिए। इमरान खान के 2 हलकों के नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किए। इमरान खान सरकारी हेलीकॉप्टर केस में नैब पेशावर में पेश। हुकूमत साजी के बाद तहरीक इंसाफ को मुआशी बहरान का सामना होगा। तहरीक इंसाफ मुल्क को मुआशी दलदल से कैसे निकालेगी, पूछेंगे मुल्क के नए मुतवक्का वजीर खजाना असद उमर से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। इलेक्शन 2018 को 13 रोज गुजर चुके हैं, मगर अभी तक हुकूमत साजी का मरहला मुकम्मल नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 9 जबकि सूबाई असम्बली के 17 हलकों के नोटिफिकेशंस रोक दिए हैं। तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आजम इमरान खान के 2 हलकों के नोटिफिकेशंस भी रुक चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर के हलका NA 131 और इस्लामाबाद के हलका NA 53 और इमरान खान की इमरान खान के ही है दोनों हलके, जहाँ से उन्हें एक लाहौर से है ये हल्का, एक दूसरा हल्का है, यहाँ दोनों के नोटिफिकेशन रोक दिए गए हैं। सो इसका आगे इम्पैक्ट क्या हो सकता है? PTI की तरफ से इस पर थोड़ा सा एतराज़ भी किया गया आज फवाद चौधरी की तरफ से, लेकिन ये भी कहा गया कि अगर अमेरिका की मिसाल ले ली जाए तो वहाँ पे वक्त लगता है नॉमिनेशंस में भी, हुकूमत साजी में भी। मगर यहाँ पर मसला ये है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ सवाल उठाए जा रहे हैं इस इलेक्शन की वैलिडिटी के हवाले से, बल्कि हमें अपोजिशन मुत्तहिद होती हुई भी नज़र आ रही है। और जहाँ पर हमें बड़े बड़े मसाइल नज़र आ रहे हैं जिसमें इकॉनमी का मसला सर फहरिस्त है, वहाँ पर उससे पहले एक ये मसला खड़ा हो गया है कि ये इलेक्शन कितना वैलिड है। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द प्रोग्राम। असद उमर साहब, इकॉनमी के तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इलेक्शन के अगर नोटिफिकेशन ही जारी होना रुक जाएंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? लेकिन नोटिफिकेशन का इम्पैक्ट तो ये होगा कि इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर का ऐसे होना है कि पहली दफ़ा जब वोट होगा तो उसमें कम से कम 172 वोट अगर किसी कैंडिडेट को मिलेंगे तो वो इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। अगर 172 से कम होंगे तो एक सेकंड राउंड होगा। उस राउंड के अंदर जो पहले राउंड में 2 सबसे ज़्यादा जिन कैंडिडेट्स को वोट मिले थे उनके दरमियान मुकाबला होगा, और फिर उसमें जिसके भी ज़्यादा प्रेजेंट एंड वोटिंग जिसकी भी मेजॉरिटी होगी वो बन जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान बच जाएंगे, लेकिन ये इसकी वजह से हो सकता है कि 2 राउंड के अंदर प्रोसेस में जाना पड़े। लेकिन ये मैं पॉइंट आउट करूंगा, ये थोड़ा सा अननेसेसरी मीडिया ने प्रेशर भी क्रिएट कर दिया है। जो कानून है वो ये कहता है कि इलेक्शन होने के 21 दिन के अंदर अंदर जो है वो असेंबली का सेशन कॉल होना है। तो 21 दिन पूरे होंगे 15 अगस्त को। तो अभी कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी कोई गैर मामूली ताखीर हो गई है या कोई मसला क्रिएट हो गया है। अभी टाइम बाकी है उसके लिए। उम्मीद ये है कि ये जो नोटिफिकेशन विदहोल्ड हुए हैं इनके ऊपर भी जल्द फैसले आ जाएंगे अगले चंद दिनों के अंदर। ये बात अभी सही है कि इतनी कोई नागहानी अफ्ताद इस वक्त नहीं आई, लेकिन मसला ये है कि अपोजिशन रोज सवाल उठा रही है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं इलेक्शन के हवाले से। सो ओवरऑल इस ताखीर से क्या आपको लगता है कि जो रिजेक्टेड इलेक्शन कह रहे हैं उनकी आवाज को ज्यादा? मैं फिर वही दोबारा कहूंगा कि ताखीर कोई हो नहीं रही। अगर आपको लास्ट टाइम याद हो तो 11 मई को इलेक्शन हुआ था और 1 जून को असेंबली सेशन कॉल हुआ था, पूरे 21 दिन लगे थे। ठीक। तो कोई अभी इस वक्त जो है 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ था, आज क्या थी मुझे तारीख भी याद नहीं, आज 7 है 8-7 है ना, आज 7 है, तो इसका मतलब 13 दिन हुए इलेक्शन हुए। तो अभी तो 21 दिन भी नहीं गुजरे, अभी तो 8 दिन बाकी हैं जो उसकी कानूनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। जहाँ तक अपोजिशन की डिमांड्स का ताल्लुक है, हम तो पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। हम तो हमेशा यही कहते हैं कि जिसको अगर कोई सवाल है इलेक्शन के ऊपर तो बिल्कुल उसको एड्रेस करना चाहिए। आप कॉन्स्टिट्यूंसी में रीकाउंट कराएं, आप डब्बे खोलना चाहते हैं डब्बे खोलना चाहें, जो मर्जी करें। हमने डिमांड कर दी है कि RTS जो है वो स्टॉप क्यों हुआ था, उसमें रिजल्ट क्यों रुके थे। हमने भी खुद PTI ने डिमांड की है कि उसकी तहकीकात कराई जाए। जब आपको छुपाने के लिए कुछ नहीं होता ना तो आप ऐसे ही खुले दिल से बात करते हैं।
आप लोगों का स्टेक हाई है यहाँ पर। अगर हम 2013 में चले जाएं तब आप लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे जो अब दूसरी जमातें सारी कर रही हैं, और इस दफा फर्क ये है कि यू आर रेडी टू इन्वेस्टिगेट, आप उस पर बात कह रहे हैं। लेकिन एक इलेक्शन जिसमें आप जीत कर आए हैं उसके ऊपर अगर शेडोज आते हैं या मुख्तलिफ अखबार तबसरे कर रहे हैं, तमाम इलेक्शन में जो दूसरी पार्टीज हैं वो रिजेक्ट कर रही हैं, तो कितना उसके पूरे प्रोसेस पे क्या असर पड़ेगा? सिफर असर पड़ता है उस प्रोसेस के ऊपर। वो क्या मुस्तरद कर रही है? वो मुस्तरद ही कर रही है, वो कह रही है हम जुबानी जमा खर्च करेंगे, हम करेंगे इसी तनख्वाह पे नौकरी, असेंबली के अंदर भी आएंगे, ओथ भी उठाएंगे, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन भी लड़ेंगे, स्पीकर का इलेक्शन भी लड़ेंगे, पूरे तरीके से हम इसके अंदर पार्टिसिपेट भी करेंगे, और साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि बड़ा जुल्म हो गया, तबाही होगी, बर्बादी। क्या करें, धरना दें आप लोगों की तरह? Should they do that? वो तो अभी उन्होंने ऐलान किया था ना कि वो बॉयकॉट करेंगे पार्लियामेंट का। करें बॉयकॉट, क्यों नहीं करते बॉयकॉट पार्लियामेंट का? एक आपकी याद दहानी करानी, जब आपने बॉयकॉट तो नहीं किया था, लेकिन जब आप धरने में थे कंटेनर में, आपके साथ मैंने इंटरव्यू किया था एक, व्हाट डिड यू से? लेट्स वॉच दैट। जाहिर है कि हमने एक इलेक्शन के ऊपर सवालात उठाए, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस हुई, फिर कुछ ट्रिब्यूनल्स के अंदर पिटिशंस खुद दी, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे, और बहुत से लोग पाकिस्तान में इस कंक्लूजन पे बैठे। जितनी भी हमने रिसर्च देखी है उसमें आधे से निस से ज्यादा पाकिस्तान समझता है कि बड़े पैमाने के ऊपर धांधली हुई है इलेक्शन के अंदर। तो हमारे ख्याल में ये जो इस वक्त निजाम है ये लेजिटिमेट है ही नहीं। तो अगर वो निजाम लेजिटिमेट नहीं है तो फिर मैं उसका हिस्सा क्यों हूं? Is this the same situation? बिल्कुल भी नहीं सेम सिचुएशन। वही तो मैं आपको समझा रहा था पहले। फर्क क्या है? हमारे ख्याल में उसको धांधली हुई थी, वो कह रहे हैं अब धांधली हुई है। ये कब का इंटरव्यू है? ये 2014 धरना शुरू हो चुका था, ठीक है ना? सो इलेक्शन को 15 माह गुजर चुके थे, और 15 माह हम क्या करते रहते? हम फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह रहे थे रिक्वेस्ट, हमने इलेक्शन कमीशन को खत लिखे, 4 डब्बे खोल दें, हम असेंबली के अंदर लेके आए इस मामले को, हमने मीडिया के अंदर उठाया, हर जगह से स्टोन वॉल कर दिया गया। जब हमें स्टोन वॉल कर दिया गया तो उसके बाद हम जो है धरने की स्टेज तक पहुंचे। यहां तो हम पहले दिन ये गए, पहली रात शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तहरीक इंसाफ की तरफ से जवाब मैंने दिया था मीडिया में। उसी रात इलेक्शन के रिजल्ट अभी आ रहे थे, मैंने उस वक्त कहा था 4 नहीं 8 जितने डब्बे खोलने खोल लें। राइट। सो जो भी, और उस वक्त भी हम वही बात करते थे जो आज हम कह रहे हैं। हम यही कहते थे उस वक्त, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेजिटिमेसी इलेक्शन की एक्सेप्ट करें लोग, वो हुकूमत का होता है। राइट। तो हमारा तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है कि जो भी तहकीकात करनी है वो करें, क्योंकि हमें तो पता है हमें कोई धांधलीवारा करके आए नहीं ना। इसलिए जितनी ज्यादा जल्द शफाफ तरीके से उसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं वो करवाएं, वो तो हमारे इंटरेस्ट में। जो सबसे ज्यादा शोर जिसके ऊपर मिला वो आरटीएस के हुआ ना, हमने मुतालबा किया कि उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। ओके, चलिए आई कम टू योर मेन क्वेश्चंस, लेकिन एक सवाल और, बाकी जो इस सब कंट्रोवर्सीज हैं, नॉमिनेट अगेन, आई नो पूरा टाइम लेना चाहिए खान साहब को, आपके लिए तो सोचने की जरूरत ही नहीं थी, एवरीबडी न्यू कि आपकी पोजीशन क्या है। चीफ मिनिस्टर पंजाब हो गए और दीगर पोजीशंस हो गई, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जहां आपकी है मेजॉरिटी, इतनी देर क्यों लग रही है? हमारी मर्जी, हम जब मर्जी अनाउंस करें, कोई लीगल सिर्फ मीडिया की क्यूरियोसिटी पूरे करने के लिए तो नहीं हम टाइमिंग करेंगे ना। हमारी देखें फैसले जो है ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक, और वो एक फैसला दूसरे फैसले के ऊपर असरअंदाज होता है। इसलिए बहुत मेरे ख्याल में तो खान साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल तहम्मुल से आराम से सोच समझ के पूरा फैसला करेंगे। आप लोग एतराज ये होता है तहरीक इंसाफ के बहुत जल्द जो है फैसले कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना माइंड चेंज करते हैं। तो अब सोच समझ के फैसले करें, आपको इस पर भी एतराज है। लेकिन क्या आप कह रहे हैं खान साहब को ठीक करें? खबरें हैं क्या? हमें तो ये पता चल रहा है कि खान साहब कह रहे हैं कि मैं ना टीवी देख रहा हूँ, इसलिए टीवी में भी खबरें ना बताएं कि कौन क्या बन रहा है, ना मेरे पर कोई और इन्फ्लुएंस आ रहा है। कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है? किसकी बातें सुन रहे हैं वो? इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं हो रहा। मुख्तलिफ लोग हैं जो ख्वाहिशमंद हैं और वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, यहाँ तक तो है, लेकिन उसके अलावा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं हो रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इमरान खान से भी मिले आजकल तो आपको इंतहाई वो रिलैक्स नजर आएंगे। उनके ऊपर आपको उनके ऊपर कोई प्रेशर वहां पे नहीं नजर आएगा। सोच समझ के, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि वो मामलात जो है ना वो जुड़े में, कुछ कई ऐसे डिसीजन है जो अगर आप ये डिसीजन लेते हैं तो उससे ये भी इफेक्ट होता है। तो आई थिंक उसमें से कुछ डिसीजन जो अभी नहीं अनाउंस किए ना, वो मेरी असेसमेंट है कि वो फैसले वो कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन वो अनाउंस एक साथ करना चाहते हैं। राइट, ये मेरी असेसमेंट है। वी नो यू विल बी द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर। कितना मुश्किल लग रहा है आपको ये पोजीशन? देखिए, पाकिस्तान की मईशत जो है वो उसके जो हालात है सबको पता है पाकिस्तान में, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो आपको 3 साल पहले से ये बता रहे थे कि ये होने जा रहा है मईशत के साथ, ठीक है? तो हमारे आंखें खुले हुए हम इलेक्शन लड़े,
हमें पता था क्या मैशत हमें मिलने वाली है, तो अब असद उमर ये नहीं कह सकते कि ओ माय गॉड, वो जिस तरह नवाज शरीफ ने कहा कि 100 दिन तक मुस्कुराए नहीं हम तो थे हैरान और परेशान हो गए। हम नहीं है, हम ना हैरान है, हम ना हैरान है ना परेशान है। इसलिए परेशान नहीं है क्योंकि मुश्किलात बहुत हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला इन मुश्किलात का हल भी है। इस कौम में बड़ी जान है, इस मईशत के अंदर बड़ी जान है। ये पहली दफा नहीं है मुश्किलात पैदा हुई, शायद इस दफा मुश्किलात पहले से ज्यादा हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो है इनके ऊपर काबू भी पाएगा। रियलाइज कि जो आपसे पहले लोग गए हैं वो कहते हैं आप बड़ी अच्छी पोजीशन में छोड़ के गए हैं। आई विल शो यू आल्सो, लेकिन दिस इज दे क्लेम, वो कहते हैं आप गलत बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा मसाइल हैं। वो बिल्कुल गलत बात हम बिल्कुल कर रहे हैं। इसीलिए ऑन रिकॉर्ड एक टीवी चैनल का, मैं नाम नहीं लूंगा उन चैनल का, उनके पास ऑन रिकॉर्ड मिफ्ता इस्माइल की स्टेटमेंट मौजूद है कि अगर हुकूमत हमारी दोबारा आई तो अक्टूबर में IMF के प्रोग्राम में जाएंगे। Okay, right. So we will talk about it, but after a break, keep watching tonight's program. एंड वेलकम बैक। असद उमर साहब हमारे मेहमान एक खुसूसी हैं। असद उमर साहब, आपने पहले तो ब्लूमबर्ग ने जो लिखा मैशत के हवाले से, लेट्स हैव अ लुक। पाकिस्तान के मुतवक्का वजीर खजाना असद उमर का अंदाजा है कि पाकिस्तानी मईशत को बुहरान से निकालने के लिए $12 अरब की ज़रूरत होगी। इस फंड की फराहमी कहाँ से होगी, इसका फैसला 6 हफ्तों में करना होगा। कैसे जमा करेंगे? अरे पहले तो उन्होंने ये मुझसे बार वो पूछ रहे हैं नंबर देना। $12 बिलियन इज एन एस्टिमेटेड नंबर। हो सकता है जब डिटेल वर्किंग करें तो वो जरा से कम हो या जरा उससे ज्यादा हो। ओके, सो इट्स रैंडम, बट बॉल पार्क दैट्स द नंबर। अच्छा, कहाँ से करेंगे? वो जितने भी एवेन्यूज हमारे हैं उन सबको जो हम पास में इस्तेमाल कर चुके हैं उनको भी एक्सप्लोर किया जाएगा। एक खुसूसी चीज जो इस दफा जो खुसूसी फोकस है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज के ऊपर। ठीक है। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए जिसको डायस्पोरा कहा जाता है, डायस्पोरा बॉन्ड और डायस्पोरा सुकूक जो है वो भी किए जाएंगे, जो जरा जल्दी हो सकते हैं, निस्बतन जल्दी किए जा सकते हैं। और मैं ये कोशिश करूंगा कि उनके लिए को इक्विटी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट भी, ये तो डेट इंस्ट्रूमेंट है, को इक्विटी इन्वेस्टमेंट के जो है वो भी इंस्ट्रूमेंट्स उनके लिए डिजाइन किए, क्योंकि वो बाहर बैठे में मसलन रियल एस्टेट खरीदना चाहते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में डायरेक्ट उनको खरीदने में डर ये होता है कि यहाँ पे लैंड टाइटल राइट्स के मसाइल हैं, बहुत आपको हॉरेंडस स्टोरीज मिलेंगी ओवरसीज पाकिस्तानी ने नुकसान उठाया हुआ है। तो उसको कोई फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाए कि उनकी ये खतरे को का भी लिहाज किया जाए, सिक्योर तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कर सके। सो एक मेजर नया एवेन्यू जो आप देखेंगे जिसके ऊपर एम्फेसिस होगा वो ये होगा। राइट। सो मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब भी माजी में कोशिश कर चुके हैं, क्या फर्क होगा आप जो करेंगे? तो एक तो इस वक्त जो आपको पत्नी शायद अंदाजा है या नहीं है, आप पहले इंग्लैंड में भी रही हुई है, इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी के अंदर ऑलमोस्ट यूफोरिया। I realize that. इमरान खान की क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा है, वो तरीके इंसाफ भी नहीं हो, इमरान खान की क्रेडिबिलिटी है, इतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी है, इतना ज्यादा सपोर्ट है कि वो तो वो जिसको कहते हैं ना बेचैन है कि हम किस तरीके से मदद करें पाकिस्तान की। तो मैं चाहता ये हूं कि सस्टेनेबल, अभी तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, उसको एडवांटेज तो जरूर लिया जाए, लेकिन इस तरीके से लिया जाए कि इसमें उनका भी फायदा हो। ठीक है। तो ऐसे कोई चीज ऑफर की जाए जिसमें उनको जो अपने जिन ममालिक में रह रहे हैं वहां पे जैसा रिटर्न नहीं मिलता उससे बेहतर रिटर्न मिले, और साथ पाकिस्तान को जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जो पैसे की जरूरत है, वो पाकिस्तान को भी मिल जाए, तो उनके लिए मुनाफा भी हो और वो कौम की एक नेशनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर हिस्सेदार भी बन सके। लेकिन किस तरह से? अगेन, हाउ एग्जैक्टली विल यू डू दैट? आई जस्ट टोल्ड यू ना, मैंने तो आपको इंस्ट्रूमेंट भी बता दिए, डायस्पोरा बॉन्ड करेंगे, डायस्पोरा सकूक इशू करेंगे, और टारगेटेड होगा। बिकॉज़ परसेंटेज के ऊपर लास्ट टाइम जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा तो सबने उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। सो डू यू थिंक कि नहीं, मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जहां तक मुझे याद है कि कोई डायस्पोरा बॉन्ड वाला की तो बात नहीं हुई थी, उन्होंने बॉन्ड इशू किया था, और मिफ्ता इस्माइल वाले वक्त में नहीं, मिफ्ता के वक्त में जो बॉन्ड इशू हुआ था उसकी प्राइसिंग ठीक थी, वो कोई इतनी गलत प्राइसिंग नहीं थी। डार साहब के वक्त में जो बॉन्ड इशू हुआ था उसकी बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी, 8.25% उन्होंने इंटरेस्ट रेट दे दिया था, जो उस वक्त दूसरी पाकिस्तान से मिलते जुलते ममालिक के जो रेट्स थे उससे ज्यादा था। ओके, तो उसके ऊपर बहुत तनकीद हुई थी। राइट, आपने खुद ही जिक्र किया ओवरसीज पाकिस्तानी का, हमने भी देखा बहुत सारे ट्वीट्स आए, बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोगों ने ये कहा हम अपने पैसे पाकिस्तान मुंतकिल करना चाहते हैं, हमें ये बताया हम ये करना चाहते हैं। आई एम श्योर आप लोगों को और भी इससे ज़्यादा लोग बात कर रहे होंगे, लेकिन जितना ये यूफोरिया है उतनी वो एक्सपेक्टेशन भी है, और सिर्फ ओवरसीज में नहीं है, जो पाकिस्तान में भी है। ये कितने दिन तक आपके ख्याल से रहेगी? जितने दिन तक इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो हैं वो अपने मंशूर के मुताबिक चलते रहेंगे।
Okay. अगर आप अपने मंशूर के मुताबिक चलेंगे तो ये जो सपोर्ट है इसमें इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। ठीक। ये हम खैबर पख्तूनख्वा के एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं। सही। वो ये जो बार बार पूछते थे ना, ये पॉलिटिकल पंडिट्स जो हैं, नकाद हैं, वो भी पूछते थे, ये मुस्लिम लीग नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले, ओ जी दूध और शहद की नदियां बहनी शुरू हो गई। दूध और शहद की नदियां नहीं बह रही थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, लेकिन लोगों को नजर आ रहा था कि वो जो नजरिया जिसकी बात करते थे तहरीक इंसाफ, उस पर कायम है, मेरिट हो रहा है, लोगों की एनटीएस के जरिए हजारों लोगों की भर्तियां हो रही हैं। इमरान खान के कोई रिश्तेदार वहां पे ठेके नहीं ले रहे, उनके कोई रिश्तेदार जो है वो बड़ी बड़ी पोजीशनों पर नहीं आ रहे, वहां पे स्कूल में बेहतरी नजर आ रही है, अस्पताल में बेहतरी नजर आ रही है, पटवारी के पास रिश्वत कम हो गई है, थाने में शहरी को इज्जत मिलनी शुरू हो गई है। और मैं बार बार लोगों के इलेक्शन, आप मेरे तकरीबन कुछ 100 इंटरव्यूज में ही सुन चुके होंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में अवाम का क्या रिएक्शन हुआ। क्योंकि जब हम जाते थे नजर आता था कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी और तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी 2013 से बढ़ी हुई है, और नतीजा देखे उसमें 35 सीटें जीती थी बल्ले के निशान के ऊपर हमने, और इस दफा 66 सीटें जीती हैं, तकरीबन दुगनी हो गई सीटें। यू सेड दैट, लेकिन अगर हम एक इवैल्यूएट कर लें कि क्या एक्सपेक्टेशंस है, हमने एक लिस्ट बनाई है, क्या लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं पीटीआई से? लोड शेडिंग का मुकम्मल खत्मा होगा, आम इस्तेमाल की अशिया की कीमतें कम की जाएंगी, बिजली और गैस की कीमतें कम हो, आवाम को सस्ती और अच्छी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुहैया किया जाएगा, हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेसी के अखराजात कम किए जाएंगे, निचले तबके को सर छुपाने के लिए घर फराहम किए जाएंगे। इससे पीटीआई ने बात भी की थी अपने 100 डे प्रोग्राम में, नौजवानों को उनकी सलाहियतों के मुताबिक मेरिट पर रोजगार फराहम किया जाएगा, हर पाकिस्तानी को इलाज की बेहतरीन सहूलत फराहम की जाएगी, मुल्क में तबकाती इम्तियाज के खात्मे के लिए मुफ्त और यकसा निज़ाम राइज किया जाएगा, अदालतों में आम अफराद को फौरी इंसाफ की फराहमी होगी, करप्शन का खात्मा होगा और लूटी हुई दौलत वापस लाई जाएगी। ये जो हम एक लिस्ट है, बड़ी जायज तवक्कुआत है। इसमें से एक दो मेरे ख्याल में शायद जरा सा मुश्किल हो पूरी करना। कौन सी? वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, नहीं, कौन आपको बता सी वो मैं नहीं बताऊंगा। लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा। नहीं, जैसे मैंने कहा मजबूरी तौर पे बिल्कुल जायज तवक्कुआत है, और होगा इंशाल्लाह ताला, ये लोगों को होता हुआ नजर भी आएगा। इसमें से जो आपने पॉइंट्स पढ़े, इसमें से कई नुकात तो ऐसे जो हम खैबर पख्तूनख्वा में कर चुके हैं, ठीक है ना। लोगों को जो सिविल केसेस जो हैं उसका कानून जो आया 1 साल के अंदर खत्म करने का, इसी तरीके से जो आर्बिट्रेशन का ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सिस्टम वहां पे लेके आए, जो पुलिस के थाने के अंदर ही होता है, हजारों पुराने केसेस का बैकलॉग वहां पे खत्म किया गया, इंसाफ सेहत कार्ड लाया गया, 70% आबादी को, हर घराने को 5,40,000 रुपए, आप जिस मर्जी डॉक्टर के पास जाएं, टेस्ट कराएं, दवाइयां लें, डॉक्टर की फीस हो। तो इस किस्म की बहुत सारी चीजें जो हैं वो वहां पे करके दिखाई गई है। लाखों लोगों को माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट के जरिए 4 रुपए यूनिट के अंदर बिजली मिलनी शुरू हुई। सो बहुत सारी ऐसी चीजें जो इसमें से की गई हैं वहां पे, और पूरे पाकिस्तान का मौका मिलेगा तो पूरे पाकिस्तान के अंदर भी वो इंशाल्लाह ताला करने की कोशिश करेंगे। राइट। सो आप ऑपोजिशन में, क्योंकि 2 मामला खासतौर पे पीआईए और स्टील मिल पे आप पर्सनली बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले चुके हैं, आप हम लोगों को भी रिकमेंड करते रहे कि लुक एट द ह्यूमन एंगल, उस पर बात करें। अब यू आर इन अ वेरी टफ पोजीशन, आप उस ह्यूमन एंगल को याद रखेंगे जो उस वक्त आप इसका बार बार जिक्र करते थे, वैल्यू टेकिंग टफ डिसीजंस ऑन पीआईए एंड स्टील मिल? जी बिल्कुल। देखिए, जो मैं उस वक्त भी जो बात करता था वो सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर नहीं करता था, मैं आपके साथ आदादो शुमार शेयर करता था। मैंने पीआईए की पूरी पीएनएल का तज्जिया करके लोगों को टीवी के ऊपर बताया था, क्योंकि वो कमेटी ऑन बिल्स बनी थी जिसके अंदर मैं मेंबर था पीआईए की, तो हमने बड़ी तफसील में गए। इसी तरीके से मैं कायमा कमेटी का चेयरमैन था सनत की, मैंने 5 साल जो है स्टील मिल के जो मामला थे उनको देखा हुआ है। तो वो जज्बाती नारे नहीं थे, वो ठोस बुनियाद के ऊपर वो पोजीशन हम ली थी। तो ये नहीं है कि वो क्योंकि नारे थे तो अब हुकूमत में आ गए तो अब क्या करें यार, अब तो नारे खत्म हो जाने चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इस्लामाबाद का मैंने NH-1 का इलेक्शन लड़ा, मैंने NH-1 का एक मंशूर बनाया। मैंने कहा कौमी मंशूर तो होता है, मैंने हल्के का मंशूर बनाया, सिर्फ हल्के का नहीं बनाया, हर यूसी का, जो मेरी 15 यूसीज पड़ती थी मेरे हल्के के अंदर, हर यूसी के उसके अंदर स्पेसिफिक पॉइंट अलग थे, और मजमूई तौर पे जो 54 में करना था वो अलग थे। उसकी हमने टीम बना दी। इतवार को पहली हमारी मीटिंग हुई, ड्यूटीज असाइन हो गई कि किसने किस मामले के ऊपर फॉलो अप करना है। अभी हमने ओथ नहीं लिया। तो वो जब उठ के हम निकल रहे थे ना, तो उनमें से हमारे जो एक टीम मेंबर है उसने मजाक में मुझे कहा सर इलेक्शन के नारे थे, छोड़ दें इसको। सो ये इलेक्शन मजाक कर रहा था वो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि
जो चीजें हमने कही भी है ना, तो उसमें कमिटमेंट लेवल इतना हाई है कि अभी ओथ नहीं लिया और टीम्स बन गई है, रिस्पांसिबिलिटीज लग गई है कि क्या फॉलो करना है। सो राइट, तो यही कमिटमेंट लेवल यहाँ पे भी हमें नजर आएगा। लेकिन फिर भी प्लान क्या है आपका स्टील मिल और पीआईए के लिए? देखिए, स्टील मिल के ऊपर 3 फिजिबिलिटी स्टडीज बनी है पिछली 2 हुकूमतों के अंदर। 2 पीपल्स पार्टी के वक्त में बनी थी, 1 मुस्लिम लीग नून के वक्त में। तीनों फिजिबिलिटी स्टडीज का ये बॉटम लाइन ये थी कि कोई वजह नहीं है कि ये मुनाफा बख्श इदारे ना हो सके। ठीक है जी। हमने उसके अलावा एक स्टैंडिंग कमेटी के अंदर बाकायदा एक प्रेजेंटेशन करवाई थी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो टेक्निकल डिटेल में नहीं जाता, कि उसकी एप्लीकेशन से किस तरीके से स्टील मिल को फाल बनाया जा सकता है। ये सॉल्यूशंस पड़े रहे हैं 5 साल। स्टील मिल वहीं की वहीं खड़ी रही, बल्कि वहीं की भी नहीं खड़ी हुई, वो जो जितनी चलती थी वो भी बंद हो गई। 2 साल से स्टील मिल बंद। मैंने तो आपको पता है ना, नैब में केस भिजवाया हुआ है। 2 साल से बंद है। वजीर आजम ने कभी ये नहीं कहा, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर कुछ और कहता था और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर कुछ और कहता था। वजीर आजम को कभी इतनी वो नहीं टाइम उनको मिला कि दोनों को कमरे में बुलाएं, दोनों की बात सुने, दोनों में से एक तो कोई सही कह रहा होगा ना, तो एक जो सही कह रहा है वो तो फैसला कर दे ना, जो आप समझते हैं सही वो फैसला कर दे, हमारी बात ना सुने। तो फैसले करेंगे, सही होंगे। हो सकता है, उम्मीद ये है कि ज्यादा फैसले अच्छे होंगे, हो सकता है कुछ फैसले गलत हों, ये भी बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो हर फैसला सही करता हो, लेकिन फैसले करेंगे। खुदा का वास्ता ये नहीं करेंगे कि नासूर वहीं पड़ा हुआ है। सो स्ट्रांग विल होनी चाहिए। आपने ये कहा फैसले गलत भी हो सकते हैं, लेकिन फैसले जरूर करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। असद उमर साहब, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आपके लिए, एंड सवाल ये है कि एक्सपोर्ट पैकेजेस जितने अभी तक पाकिस्तान के लिए सीमिंगली हैव फेल्ड अस, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे पाकिस्तान? ये बांग्लादेश आगे, इंडिया आगे। पैकेज वाला काम है ना, ये पैकेज से नहीं सॉल्व होने वाले। फंडामेंटल्स आपने करेक्ट करने, उसके 2 हिस्से हैं। एक तो फाइनेंशियल है, ठीक है ना, आपकी अब जो जरा सा मसला थोड़ा सा कम हो गया डिवैल्यूएशन वगैरह की वजह से, वरना आपकी खित्ते के अंदर सबसे महंगी गैस, सबसे महंगी बिजली थी। अब आप उनके साथ मुकाबला करें कैसे? अगर आपकी सबसे बड़ी जो इनपुट है, जो एनर्जी है, वो सबसे ज्यादा महंगी है, तो आप कैसे मुकाबला करेंगे? दूसरा, आपने ये रिफंड रीबेट रोक के, वो कभी 300 अरब होते हैं, कभी 400 अरब रुपए के, सिर्फ इसलिए कि आप दिखा सकेंगे बजट का खसारा कम है, तो आपने उनके रोके में आपने ड्राई कर दिया, उनकी लिक्विडिटी मार के रख दी। तो वो बेचारे कैसे मुकाबला करेंगे अगर वो आपको एफबीआर चेज करते रहेंगे रिफंड रीबेट लेने के लिए, बाकी वो निकलवाने के लिए फिर कमीशन भी देने पड़ते हैं। तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। फिर बहुत सारी चीजें जो है वो नॉन फाइनेंशियल भी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग होती है वर्ल्ड बैंक की, सारी दुनिया की। जिस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो 107वें नंबर पे था पाकिस्तान। अब सब लोग, आप लोग बोलते थे कि ये बड़ी बिजनेस फ्रेंडली हुकूमत है, तो उम्मीद ये थी कि जी इसके अंदर बेहतरी आएगी। पता चला कि 5 साल में 107वें नंबर से 147वें नंबर पे चला गया पाकिस्तान। तो लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की हैं, कारोबार करना मुश्किल है, प्रोसीजर जो है वो उनको मुश्किल बना दिया गया है, कंप्लायंस जो है मुश्किल बना दी गई है। तो जो फाइनेंशियल साइड पे सपोर्ट चाहिए एक्सपोर्टर को, और ऑन गोइंग बेसिस, ये नहीं हमने 18 महीने का पैकेज, नहीं, ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर आपने उनको कंपैरेटिव फील्ड देनी है। और इसी तरीके से जो नॉन फाइनेंशियल इंपेडिमेंट्स हैं, जो हर्डल्स हैं, बॉटलनेक्स हैं, सहूलत पैदा करनी है, वो आपके जो एक्सपोर्टर है वो दुनिया के साथ मुकाबला करने के लिए आपका सेंटर फॉरवर्ड है। आप ये समझ लें, उसने जाके गोल करने तो आप मैच जीतेंगे। तो जब तक आपने पूरा निजाम ऐसा नहीं बनाया जहां एक्सपोर्टर के लिए आप सहूलत पैदा करें, उसको ताकत दें, सपोर्ट करें, क्योंकि एंड में हुकूमतें नहीं कम करती है, ये तो काम प्राइवेट सेक्टर करता है ना, एक्सपोर्टर करना है, वो असल आपका खिलाड़ी है, उसको आपने सपोर्ट करना है, और ये तरजीह होनी चाहिए। इसी हवाले से मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो कहा था, लेट्स वॉच दैट। मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या कहा था? मार्च के बाद से हर महीने बहुत तेजी से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, और जो एक्सपोर्ट पैकेज दे के गए थे शायद अब्बासी साहब वजीर आजम की हैसियत से, और जो हमने एक्सपोर्ट पैकेज दिया था उस पैकेज का फायदा हो रहा है। जो उससे पहले मियां नवाज शरीफ ने पैकेज दिया, उसके बाद एक्सपोर्ट बढ़ने लगा है। और हम गुजारिश करते हैं आने वाली हुकूमत से कि एक्सपोर्ट पैकेज जो हम दे रहे हैं, इसमें तमाम एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री कवर हो रही है, उसके अंदर रद्दोबदल ना करें, क्योंकि उसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इसी तरह हमने इस बजट के अंदर आपको पता है कि नौकरी पेशा लोगों के लिए खास तौर पर टैक्स कम कर दिया है, और हमने 1 लाख रुपए तक की माना तनख्वाह के ऊपर टैक्स जो है वो 0 कर दिया है, और 1 लाख रुपए ऊपर भी सिर्फ 5% है, और 15% के ऊपर भी टैक्स नहीं बढ़ता है। हमारी फिर से गुजारिश होगी कि ये असेंबली जो है इसको भी ना छेड़े। क्या कहते हैं आप उनकी गुजारिश पर? देखिए, एक्सपोर्ट की वो 3 माह की परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, हम 5 साल के आपको बता देते हैं आदाद शुमार। जिस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, 24.8 अरब डॉलर एक्सपोर्ट थी, 5 साल के बाद 23 अरब डॉलर पहुंचे हुए।
ठीक। सो ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ ही नहीं कि हमारी एक्सपोर्ट जो है 5 साल पहले से कम हो। तो वो पिछले 2 महीने के अंदर जो रिपोर्ट इंपोर्ट से एक्सपोर्ट जो है वो शायद बढ़ गई हो, लेकिन 5 साल के अंदर ऐसी तबाही एक्सपोर्ट्स के अंदर कभी आई नहीं। जहां तक वो इंसेंटिव्स की बात करें, बिल्कुल मैं तो यही कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये इंसेंटिव एज अ पैकेज नहीं होने चाहिए कि ये मैंने 18 महीने का दे दिया, पहले तो 6 महीने का दिया था। एक्सपोर्टर को तो ये पता होना चाहिए अगले 5 साल मैंने किससे मुकाबला करना है, किस बुनियाद के ऊपर मुकाबला करना है, क्योंकि ये टाइम बाउंड पैकेज का एक मसला ये होता है कि जब आप उसके एंड के करीब आने शुरू होंगे तो अब एक्सपोर्टर क्या करे। अब वो प्राइस जो उसने देनी है अपने कस्टमर को, जो माल बेचना है, तो वो क्या अज्यूम करे कि मेरे 6 महीने के बाद जो मैंने डिलीवरी करनी है होगा मेरे पास ये पैकेज या नहीं होगा। तो ये पैकेजेस की बात नहीं है, ये परमानेंट बेसिस पे आपको उनको कंपैरेटिव बनाना चाहिए। आपने खुद कोट किया मिफ्ता इस्माइल साहब को, शुरू में आपने कहा कि उन्होंने कहा था हम जाएंगे IMF में, आप क्या करेंगे? What will you do? Do you agree with him? देखिए मैं मिफ्ता से मेरा एक गिला भी है, क्योंकि मैं जो हूँ वो अक्सर टीवी प्रोग्राम्स पे ये कहता था जब डार साहब के मसाइल शुरू हुए कि मिफ्ता इस्माइल को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहिए, इनकी जो टीम है उसके अंदर सबसे काबिल आदमी है। ओके, राइट। ये मैंने बार बार टेलीविजन प्रोग्राम्स में पब्लिकली मेरी ये पोजीशन थी। लेकिन जो शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की टीम थी, जो मेरे ख्याल में काबिलियत के लिहाज से नवाज शरीफ और इसाक डार की टीम से बहुत बेहतर टीम थी, इन्होंने जो साल इन्होंने जुल्म किया ना, वो प्योर सियासी बुनियादों के ऊपर इलेक्शन जीतने के लिए फैसले किए, जिससे मईशत की बखिए उधेड़ के रख दिए। जो बचा कुचा डार साहब छोड़ के गए थे, वो मैं क्यों कह रहा हूं, 4.1% बजट का खसारा टारगेट था बजट के अंदर, इस वक्त तकरीबन 7% पे वो खत्म हुआ है। पाकिस्तान की तारीख के अंदर 2400 अरब रुपए से ज्यादा का खसारा कभी नहीं हुआ जो करके गए। ये एक रेकलेसनेस की इंतहा थी। उसके साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से 2 डिफरेंट तरीके होते हैं जिसमें आप मईशत के अंदर खसारा पैदा कर सकते हैं, या फिस्कल पॉलिसी, ये बजट का जो होता है, या मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको अंग्रेजी में ये टेक्निकल टर्म में कहते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट, उर्फे आम में कहते हैं नोट छापना। राइट। रिकॉर्ड लेवल के ऊपर नोट छापे गए। नतीजा क्या हुआ, ये जो इस वक्त हालत है कि पिछले 3 माह में उन्होंने 3 माह की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बताई। उन्होंने मिफ्ता ने इससे ये पूछे कि पिछले 3 महीने की जरा करंट अकाउंट डेफिसिट खसारा, यानी कि एक्सपोर्ट भी आपने शामिल कर ली, इंपोर्ट भी कर दी, रेमिटेंस भी ले ली, FDI भी ले ली, डेट सर्विसिंग भी ले ली, तमाम चीजें लेने के बाद जो आखिर में बचता है वो मजमूई तौर पे ये जारी खसारा होता है। जारी खसारा जिस वक्त जरदारी साहब की हुकूमत का आखिरी साल था तो $2 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था पूरे साल में। पिछले 3 माह से हर महीने $2 अरब का खसारा होता है। ये जो तबाही करके गए तो इन्होंने तो कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। इसलिए मैं बोलता हूं कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपको फैसले करने पड़ेंगे। आप इस वक्त जहां पर खड़े हुए हैं, आपके पास अब ये लग्जरी खत्म हो गई है कि ये मेरे पास बेहतरीन ऑप्शन है, मैं पहले इसकी तरफ जाऊंगा, अगर कामयाब हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं फॉल बैक ऑप्शन। अभी तो हमने सारे ऑप्शन को एक साथ इवैल्यूएट करना है। मैंने ये आर्बिट्री एक डेडलाइन अपने लिए रखी है, एक प्रेशर अपने लिए बिल्ड करने के लिए कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर फैसले करने गवर्नमेंट आने के बाद कि आप कहां जा रहे हैं। कोई ऑप्शन रूल्ड आउट नहीं है बशमूल IMF के। हमने अभी नहीं फैसला किया कि IMF के पास जाना है या नहीं जाना, सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कोई ऑप्शन बशमूल IMF के रूल आउट नहीं। लेकिन आपने एक ट्वीट भी की रास्तों के बारे में, वो हमने आपको कुछ दिखाना, लेट्स वॉच दैट। उस राह पर जिस राह पर सब भी चले। हदफ ये होगा कि ये जो हम 147वें नंबर पे चले गए, इसको हमने रोकना है, रिवर्स करना है और 100 से बेहतर रैंक करना है। चुना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। वेल्थ फंड बनाएंगे, लाइन मिनिस्ट्री से सब इन इदारों को निकाल के एक सरबराही के अंदर ये वेल्थ फंड होगा। ये प्योर बिजनेस लाइंस के ऊपर इनको किया जाएगा। बस देखने की बात है, इश्क क्या है, हजार इश्क लाखों सनम छुपे हैं और राह देखते हैं। चलो इश्क का कहाँ मान कर अपना सनम पहचान कर किसी ऐसे रंग रंग जाए सबसे जुदा नजर आए। ओके
ओके यू सेड दैट, हमें बता भी दें वो रास्ता है क्या जो आप पे चुनने जा रहे हैं? पहली बात तो मैं अपोलोजाइज कर दूं कि मैंने उसका जो दूसरा मिसरा लिखा वो लिखने के बाद, ट्वीट करने के बाद मैंने रियलाइज किया, मैंने उसमें लिख दिया था क्यों ना चलें उस राह पर जिस राह पर ना कोई गया, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। तो वो मैंने गलती कर दी थी ट्वीट के अंदर। देखिए अब मुझे जरा सा दिल की बात करना है ना, बड़ी टेक्निकल बातें करती, देखिए ये जरूर करना है, ये एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है, असल बात जो है ना वो बात ये एक इश्क का रास्ता है। ये आपने जो पाकिस्तान को बेहतर करना है ना, ये टेक्निकलिटी से नहीं होना। ये मैं आपको पता है आजकल मैं कैसे अपने आप को साइकअप करता हूं।